Assalamu alaikum. Today we'll learn about the higher order differential equation or the solution of higher order differential equation. Remember that first we have to learn about the linear higher order differential equation. लीनियर और नॉन लीनियर के हवाले से हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देख लिया था. लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ी थी, जिसमें लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हवाले से भी हमने पढ़ा था कि किस डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर और नॉन लीनियर कहते हैं, किसको हम होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस कहते हैं. इसी तरीके से जो है वो हमने सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ी थी. तो यहाँ हम जो डिस्कस करेंगे वो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस ये दोनों तो पढ़ेंगे, ठीक है, कि होमोजीनियस इक्वेशन यानी कि आपके पास जो है वो इक्वल टू ज़ीरो वाली सिचुएशन, या नॉन होमोजीनियस यानी इक्वल टू नॉन ज़ीरो इक्वल टू सम फंक्शन वाली सिचुएशन, ये दोनों यहाँ पढ़ेंगे. लेकिन पहले फ़िलहाल जो अभी हमें पढ़ना है वो लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के केसेस को डिस्कस करना है, यानी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये हम पढ़ेंगे. तो बहरहाल मैं बार बार तो खैर इस वर्ड को यूज़ नहीं करूँगा कि लीनियर को हम लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं. बस आप समझ जाएं कि लीनियर ही हमें अभी फ़िलहाल डिस्कस करनी है. हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का लफ्ज़ कॉमनली यूज़ होगा. तो देखें, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सोल्यूशन हुआ करता है, यानी आपको याद होगा कि अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास मौजूद है और आप उसको सॉल्व करते हैं, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन कोई में लेट सपोज़ के y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसमें होगा क्या कि आपके पास कोई ना कोई एक इंटीग्रल कर्व जनरल सॉल्यूशन इसमें से, यानी ये एक ही चीज़ है, यानी जनरल सॉल्यूशन आपको मिलता था, या आप इसको कह सकते हैं कि इंटीग्रल कर्व आपको जो है वो मिल जाया करता था. तो इंटीग्रल कर्व या जनरल सॉल्यूशन जो है वो बेसिकली यहाँ जो हायर ऑर्डर डिफरेंस, वहाँ तो अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो जो भी आपने 7 फॉर्म्स पढ़ी थी, उन 7 फॉर्म्स में डायरेक्टली जनरल सॉल्यूशन आया करता था. लेकिन फॉर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो जनरल सॉल्यूशन होगा, यानी याद करें ज़रा, इसका जनरल सॉल्यूशन कुछ y इक्वल टू सम फंक्शन हुआ करता था प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वगैरह भी आया करता था. तो बहरहाल यहाँ पर क्या होगा कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जनरल सॉल्यूशन ये इक्वल होगा दो चीज़ों के. एक है पहली चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है. यानी जनरल सॉल्यूशन जो है वो इन दो चीज़ों के इक्वल होगा हमेशा, या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. जनरल सॉल्यूशन को नॉर्मली हम y से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम yc से रिप्रेजेंट करते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम yp से रिप्रेजेंट करते हैं. इफ़ y इज़ योर डिपेंडेंट वेरिएबल, लेट सपोज इफ़ यू हैव t एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, देन t will be equal to, यानी the solution of or the general solution of the differential equation t will be equal to complementary function प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी टी सी प्लस टी पी. इस तरीके से जो है वो आपके पास बनेगा. बहरहाल नॉर्मली फॉर द बुक स्टडी और द लेक्चर अंडरस्टैंडिंग ये हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि हमेशा आपको हमेशा तो नहीं कहूँगा, फिर भी स्टिल नॉर्मली आपको बुक्स में जो भी स्टडी है वो हमेशा इसी तरीके से मिलती है कि y जो है वो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे मिलता है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे मिलता है. तो बहरहाल ये हमारे पास जो है वो सिचुएशन होगी. इसमें समझने की एक चीज़ ये है कि अगर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, ठीक है. होमोजीनियस का क्या मतलब है कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी आपके पास होगी वो इक्वल टू ज़ीरो हो, ठीक है. हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ इक्वल होगा yc के,
ठीक है, यानी इसमें जो है वो वाई पी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। इसी तरीके से अगर हम ये कहते हैं कि फॉर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉन होमोजीनस, तो इस कंडीशन में यानी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं है दैट मीन्स कि किसी न किसी फंक्शन के इक्वल है। तो फंक्शन के इक्वल अगर है आपके पास, तो जनरल सॉल्यूशन जो है, यानी जनरल सॉल्यूशन को क्योंकि हम आमतौर पे वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए जनरल सॉल्यूशन जो है वो जनरल सॉल्यूशन यानी y वो इक्वल हो जाएगा वाई सी प्लस वाई पी के। दैट मीन्स के फॉर अ नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन you need to find both complementary function and particular integral, but if your higher order differential equation is homogeneous that means you only have to find the complementary function. So now moving towards के किस तरीके से आप complementary function that is normally said if y is dependent variable yc किस तरह से आप फाइंड करेंगे, यानी इस लेक्चर की कंप्लीशन तक हम सिर्फ और सिर्फ मेथड ऑफ फाइंडिंग yc कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो मेथड ऑफ फाइंडिंग yp उसके केसेस को हम देखेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए 3 केसेस हैं हमारे पास। स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 से। सो केस नंबर 1 मेथड ऑफ फाइंडिंग yc के लिए केस नंबर 1 आपके पास है कि देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ी सी इसके केस स्टडी जब हम कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें मैं आपको जो है वो डिक्लेयर नहीं करूँगा कि ये किस वजह से हम बता रहे हैं। जैसे अगर मैं इस केस नंबर 1 के अंदर कहूँ कि इफ़ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। आपको याद होगा कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी बचपन में आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ये कंडीशन कुछ हुआ करती थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपका ग्रेटर देन ज़ीरो है तो रूट जो है वो आपके पास रियल होंगे, कॉम्प्लेक्स तो नहीं होंगे। और यानी क्योंकि रेडिकल साइन के अंदर जो है वो पॉजिटिव साइन आता है इसलिए रियल, और डिस्टिंक्ट भी होंगे। तो ये यानी डिस्टिंक्ट इसलिए होंगे क्योंकि प्लस माइनस का साइन जो है वो माइनस बी प्लस माइनस होता है, यानी डिस्टिंक्ट डिफरेंट। डिस्टिंक्ट को आप ये कह लें कि डिफरेंट रूट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, यानी दैट द रूट्स दैट आर नॉट इक्वल। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो मे बी एक पहले हम एग्जांपल से समझते हैं और फिर इसको जनरलाइज कर लेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रूट्स कुछ ये हों 2, 3 एंड 5। अच्छा, बात यह है कि मैं फ़िलहाल थोड़ा सा रिजिड ये हूँ कि आपको रूट्स किस इक्वेशन के रूट्स हैं, ये कहाँ से रूट्स आए, ये फ़िलहाल नहीं बता रहा, ये फ़िलहाल डिक्लेयर नहीं कर रहा। लेकिन मैं फ़िलहाल बस ये कह रहा हूँ कि अगर रूट ये हैं तो आपको yc किस तरह लिखना है ये आपको पता होना चाहिए। तो रूट अगर ये हैं तो yc आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन एज a इंटू एक्सपोनेंट ऑफ 2x प्लस b इंटू एक्सपोनेंट ऑफ 3x प्लस c इंटू एक्सपोनेंट ऑफ 5x। लेट सपोज कि अगर ये 5 नहीं होता और -5 होता तो यहाँ -5x आ जाता। यानी बेसिकली रूट्स कोई से भी हों, हम क्या करेंगे a इंटू एक्सपोनेंट ऑफ रूट x रूट नंबर 1 इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्सपोनेंट ऑफ रूट नंबर 2 इंटू एक्स प्लस c इंटू एक्सपोनेंट ऑफ रूट नंबर 3 इंटू एक्स। इसमें जहन में रखिएगा कि x इज़ योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट्स वाई वी आर राइटिंग हेयर इट एज x. Let's suppose if you have t as an independent variable in some of the differential equation, then you have to write a into exponent of 2t plus b into exponent of 3t plus c into exponent of -5t. रिमेंबर दैट पॉइंट कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल वो डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के आप बता सकते हैं। यानी आपके पास अगर ये इस तरह लिखा हुआ है डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो न्यूमरेटर में क्योंकि y है और इसे y को डिफ्रेंशिएट किया गया x के रिस्पेक्ट से, तो y इज़ योर डिपेंडेंट वेरिएबल और x इज़ योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिमिलरली इफ़ यू हैव dk बाई dt, so k is your dependent variable and t is your independent variable. So taking another example for this real and distinct root, let's suppose if you have a roots as 1, -1, 2, 8 and 12. Let's suppose for some equation if the roots are these, then you have to write yc as a into exponent of 1x plus b into exponent of -1x plus c into exponent of 2x plus d into exponent of 8x
plus e into exponent of 12x, where these a, b, c, d and up till so on are arbitrary constants. Remember that when we are saying it's arbitrary constants, that means you can write any of the variables here. Let's suppose for the same roots I can write yc as a1 into exponent of 1x plus a2 into exponent of minus 1x plus a3 into exponent of 2x प्लस अब मेरी मर्ज़ी, मैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पहले a1 a2 a3 रख रहा था, अब अल्फ़ा बीटा गामा रख लूँ, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप k1 k2 k3 रख लें, तो इट्स अप टू यू। ये आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जब हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर ये यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, तो हम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। मे बी के if I say here as k1 एक्सपोनेंट ऑफ 8x प्लस k2 एक्सपोनेंट ऑफ 12x, ठीक है, मर्ज़ी मेरी, ठीक है। और अच्छा k1 k2 ज़रूरी नहीं है k1 k2, यहाँ पे मैं कुछ और वेरिएबल यूज़ कर लूँ, मे बी अल्फ़ा 2 कह दूँ, ठीक है, और तरतीब में रखना भी ज़रूरी नहीं है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मेन चीज़ ये है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसी भी तरह से हो सकते हैं। तो इसकी जनरलाइज फॉर्म समझ लेते हैं। इफ़ यू हैव अ रूट्स दैट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन यू हैव टू राइट द yc एज a1 से हम फिलहाल लिख लेते हैं a1 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ रूट नंबर 1 इंटू एक्स प्लस बी, या a2 से अभी हम a से लिख रहे हैं तो a2 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ रूट नंबर 2 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अप टिल ऑफकोर्स यहाँ अगर n रूट्स हैं तो an एक्सपोनेंट ऑफ रूट नंबर n इंटू एक्स, ठीक, सिंपल है। पहला केस जो है वो बहुत आसान है, हम जो है वो सिंपली अगर जो भी रूट्स हैं आपके पास उसी तरीके से लिख सकते हैं। केस नंबर 2 स्टडी करते हैं। केस नंबर 2 जो है वो आपके पास कुछ इस तरह से है कि इफ़ यू हैव रूट्स दैट आर रियल एंड रिपीटेड यानी रिपीटेड रूट्स आ गए आपके पास, सेम रूट्स आ रहे हैं। रिमेंबर अगेन रिकॉल द repeated root condition of the quadratic equation, that if you have a discriminant that is equals to 0, that means कि आप जो है वो जब b स्क्वायर माइनस 4ac रेडिकल साइन के अंदर 0 आ जाएगा तो दैट अब आपके पास खाली रह गया माइनस बी डिवाइड बाई 2 है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मतलब 2 रूट होने चाहिए। तो वहाँ हम कहा करते थे कि व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, दैट मीन्स रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन थी। तो यहाँ इक्वल रूट कहा जाए, रिपीटेड रूट कहा जाए, बात एक ही है। यानी कुछ फॉर एग्जांपल रूट आपके पास कुछ इस तरह से होंगे। यहाँ पे लेट सपोज रूट्स हैं आपके पास कुछ ये 2 2 2 2 4 टाइम्स एंड 2। अच्छा, आप इस कंडीशन इस केस में भी अगर आप गौर करें कि जितने रूट्स होंगे उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आएंगे, तो सिमिलरली यहाँ पर भी जहन में रखिएगा कि 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आने चाहिए। तो तरतीब कुछ इस तरीके से होगी इसकी कि आप इस तरह लिखेंगे a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब इंटू एक्सपोनेंट ऑफ 2x। यानी हुआ क्या यहाँ पर कि आपने 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखे और कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरह रखी कि पहले वेरिएबल में यानी ये पॉलिनोमियल फॉर्म के अंदर आपने रखा कि, और वैसे भी रिपीटेड रूट्स आते हैं पॉलिनोमियल्स के हैं, तो यहाँ पर जो है वो कंडीशन आई कि a प्लस बी एक्स यानी x की पावर पहले 0 फिर x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 3। रिमेंबर दैट कि हमने 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तक की ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू रखी और उसके बाद एक्सपोनेंट ऑफ 2x रख दिया। लेट सपोज फॉर अनदर एग्जांपल, इफ़ यू हैव रूट्स दैट आर इक्वल टू 3 3 5 5 5 7 एंड 7, ठीक है। तो आप देखें इसमें कि यहाँ ये 2 रूट रिपीटेड हो रहे हैं, यहाँ ये 3 रूट रिपीट हो रहे हैं और यहाँ ये 2 रूट्स रिपीट हो रहे हैं। तो पहले अगर आप 3 3 के लिए वाई सी की कंडीशन लिखें तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब मैं a1 a2 करके चला रहा हूँ ताकि आसानी रहे। a1 प्लस a2 x, 3 3 के लिए 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गए, तो इसी तरीके से एक्सपोनेंट ऑफ 3x ये लिख दिया आपने। सिमिलरली अब 5 5 5 के लिए आपको 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रख रहे हैं कुछ इस तरह से b1 प्लस b2x प्लस b3x स्क्वायर,
ठीक है। रिमेंबर दैट कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, A1 A2 B1 B2 B3 या A B C D E यूँ कर लें, जैसी आपकी मर्ज़ी। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस स्टाइल में लिख रहे हैं। इसी तरीके से लास्ट 7 अच्छा इंटू एक्सपोनेंट ऑफ 5x आएगा, प्लस 7 के लिए अगेन अब यहाँ पर लिखेंगे, लेट सपोज मैं कह रहा हूँ C1 प्लस C2x, क्योंकि 7 के लिए 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे और इसी तरीके से आप एक्सपोनेंट ऑफ 7x लिख देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है ये यही चीज़ कि आपके पास अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो आप सिंपल उसी तरतीब से लिख देंगे, अगर रियल एंड रिपीटेड है तो आप इस तरतीब से आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन आप अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिखेंगे। इसकी जनरलाइज फॉर्म देख लेते हैं। जनरल जो फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि YC दैट इज़ इक्वल्स टू, अगर रिपीटेड है यानी कुछ देखें यहाँ मैं अलग अलग के लिए तो रिपीट नहीं कर रहा, मैं बहुत सारे रूट रिपीट करवा रहा हूँ कि n रिपीटेड रूट्स हैं। अच्छा, n रिपीटेड रूट्स के लिए ज़रा गौर करें इसमें कि अगर 2 2 2 2 4 रूट्स है तो आपके x³ तक की कंडीशन जारी है, यानी एक पावर कम। 2 रिपीटेड रूट हैं तो एक पावर कम यानी x पावर 1 तक की ये इक्वेशन चल रही है। तो n रिपीटेड रूट्स के लिए कुछ इस तरह से होगा, A1 प्लस A2x प्लस A3 x स्क्वायर प्लस अप टिल यहाँ क्या होगा AN, यानी आर्बिट्री कांस्टेंट तो आपके पास ये आ गया अगर, तो x की पावर हमेशा एक कम होगी यानी n-1 तक आपके पास आ जाएगी, इनटू एक्सपोनेंट ऑफ जो भी आपका रूट था, रूट तो अपनी जगह रहेगा, इनटू x। ठीक है, तो ये एक जनरल कंडीशन है इसकी, रूट आर रियल एंड रिपीटेड वाली सिनेरियो के अंदर। थर्ड केस इसका है, थर्ड केस और ज़्यादा सिंपल है, देखते हैं थर्ड केस। सो केस नंबर 3 इज़ इफ़ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, यानी अगर आपके पास रूट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स आ जाएं, कुछ इस तरह की सिचुएशन। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का मतलब, अच्छा कॉम्प्लेक्स में ध्यान में रखिएगा क्योंकि हमेशा पेयर के अंदर रूट्स होते हैं, तो या तो कुछ इस तरह होंगे, लेट सपोज फॉर एग्जांपल रूट्स अगर इस तरह है +-2 आयोटा, या फिर रूट्स होंगे, एक अगली एग्जांपल में देख लेते हैं, या तो इस तरह से रूट्स होंगे कि आपके पास 3 + -5 आयोटा। ठीक है, तो बहरहाल हमेशा पेयर में ही रूट्स होंगे। तो YC को किस तरह लिखना है यहाँ पे, सिंपल आप क्या करेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ +-2 आयोटा x यानी रूट x लिख देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने a और b वगैरह सब इन्वॉल्व नहीं किया। इसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो एक्सपोनेंट का फॉर्मूला हुआ करता है, अगर एक्सपोनेंट ऑफ +- आयोटा बॉक्स का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ यानी x भी हो सकता है 2x भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे +- आयोटा इंटू 2x है। ठीक है, तो अगर बॉक्स लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं कि बॉक्स अगर है आपके पास तो ये इसका फॉर्मूला हुआ करता है a cos बॉक्स प्लस b साइन बॉक्स। ठीक है, इसको उस वाले फॉर्मूले से मैच मत कीजिएगा, एक और फॉर्मूला हुआ करता है एक्सपोनेंट का, एक्सपोनेंट ऑफ आयोटा x वाला फॉर्मूला या एक्सपोनेंट ऑफ माइनस आयोटा x वाला फॉर्मूला, तो इससे कंपेयर मत कीजिएगा, ये दोनों अलग फॉर्मूले हैं और प्लस माइनस के साथ अलग फॉर्मूले हैं। तो एक्सपोनेंट ऑफ आयोटा x का फॉर्मूला था आपके पास cos x प्लस आयोटा साइन x, इसी तरीके से एक्सपोनेंट ऑफ माइनस आयोटा x का फॉर्मूला था cos x माइनस आयोटा साइन x, और इन दो फॉर्मूला से आप लोग साइन x और cos x की एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन वो भी करते थे। तो बहरहाल यहाँ YC क्या हो जाएगा, YC यहाँ पे सिंपल ही हो जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ 3 + -5 आयोटा इंटू x, सिंपल। हाँ, यहाँ पे फ़र्क सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि इसको आप एक्सपेंड करना चाहें तो एक्सपेंड कर सकते हैं इस वाली एक्सप्रेशन में, कि आप इसको यूँ लिख सकते हैं YC विल बी इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो सकता है x से, तो यहाँ पे 3x +-5 आयोटा x, तो आप ये एक्सपेंड कर सकते हैं। फर्दर आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि एक्सपोनेंट ऑफ 3x हमने अलग कर लिया, इसी तरीके से इंटू एक्सपोनेंट ऑफ + आयोटा 5x, यानी 5 आयोटा x को मैंने आयोटा 5x इस तरह लिख लिया क्योंकि बॉक्स वाली फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। अब एक्सपोनेंट ऑफ 3x की जगह अब इसको चाहें तो आप एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड करके ये बन जाएगा a cos 5x प्लस b साइन 5x। ठीक है, तो इसकी एक्सपेंशन ये कर सकते हैं, अगर ज़रूरत होगी तो हम ये एक्सपेंशन करेंगे, अगर ज़रूरत नहीं होगी तो हम इसी तरीके से इसको यहीं छोड़ देंगे।
तो बहरहाल दीज आर द 3 केसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसको थोड़ा सा एक जनरलाइज फॉर्म में स्टडी कर लेते हैं कि लेट सपोज अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह है, रूट्स के आपके पास आ गए 2, 3, 3, 7, 8, 8, 8 एंड प्लस माइनस 3 आयोटा। देखिए ये रूट इस तरह अगर आपके पास हैं तो इसमें 2 और 7 तो डिस्टिंक्ट रूट हैं, यानी इसको हम केस नंबर 1 के तौर पे लेंगे, ठीक है, ये अलग अलग हैं। इसी तरीके से 3 और 3 की अगर हम बात करें तो ये रिपीटेड रूट हैं। इसी तरह 8, 8, 8 की बात करें ये भी रिपीटेड रूट है। और इसी तरह से प्लस माइनस 3 आयोटा की बात करें तो ये केस नंबर 3 की है सिचुएशन। तो ये दोनों जो हैं वो आपके पास केस नंबर 2 हैं, ये जो है केस नंबर 1 है और ये जो है केस नंबर 3 है। तो अलग अलग तरीके से आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं कि वाई सी जो है वो इस तरह हो जाएगा, a इंटू एक्सपोनेंट ऑफ 2x प्लस b इंटू एक्सपोनेंट ऑफ 7x। ख़त्म, रियल एंड डिस्टिंक्ट ख़त्म हो गया यहाँ पर। प्लस 3 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, देखें a और b के अलावा जो आर्बिट्री कांस्टेंट आप यूज़ करना चाहें कर लें। मैं यूज़ कर रहा हूँ c प्लस डी एक्स इंटू एक्सपोनेंट ऑफ 3x, आप चाहें तो a1 a2 कह लें। प्लस यहाँ पर जो है वो मैं कह रहा हूँ लेट सपोज k1 प्लस k2x प्लस k3x स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंट ऑफ 8x। एक्स स्क्वायर तक क्यों गए, क्योंकि 8, 8, 8 के लिए 3 आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे, ठीक है। और लास्ट वाले केस के लिए आप क्या करेंगे, इंटू एक्सपोनेंट ऑफ प्लस माइनस 3 आयोटा एक्स, डायरेक्टली आप ये लिख देंगे। सो इट्स सिंपल। ये इस केस के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने इस एग्जाम्पल में हमने सॉरी तीनों लेक्चर को जो है वो हमने तीनों केसेस को मिक्स कर दिया। तो इन तीनों केसेस के हवाले से आप इस तरह से जो भी है अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो लिख सकते हैं। थैंक यू। इस लेक्चर के अंदर हमें जो है वो इतना ही देखना था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मेथड ऑफ फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल के हवाले से देखेंगे।